चलिए देखिए दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी परीक्षा 2019 हल प्रश्न पत्र करेंगे दोस्तों। एग्जाम डेट दिया है 20 जनवरी 2019। ठीक है, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सारी चीजें ठीक है कंप्लीट करेंगे। एक एक क्वेश्चन डिटेल में दोस्तों एक्सप्लेनेशन दिया है, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा उसको मार्कआउट करेंगे हम। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, जूम करते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा क्लियर। ओके, क्लियर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन लाजवाब है। विच फाइबर इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर, यानी कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहलाता है, कहा जाता है। ऑप्शन है देखिए यहां पे दिया है, कपास, जूट, रेयान, ऊन। सही आंसर क्या हो जाएगा, जूट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिए। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल, देखिए कहां कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, आसाम में, उड़ीसा में, मेघालय में प्रमुखता उगाया जाता है। देखिए जूट कहां उगाया जाता है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, मेघालय, यहां उगाया जाता है। इससे क्या बनता है, गनी बैग बनता है, मैट चटाई बनती है, रस्सी बनती, कालीन बनती एवं अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। जूट उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पे है। यहां कई चीजें हमें पता चल गई, एक्सप्लेनेशन पढ़ने से कई चीजें हमें पता चल गई। जूट से क्या क्या बनता है, कहां इसका उत्पादन पैदावार होता है। दुनिया में भारत नंबर 1 है जूट के उत्पादन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। देखिए यहां पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित, देखिएगा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। अंडमान व निकोबार में जो सेलुलर जेल अंग्रेजों ने बनाया था उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, मौत का कुआं, काला पानी, अंतिम यात्रा, बंद दरवाजा। काला पानी सुना है तुम लोगों ने, समुद्र के बीचों बीच जेल बना है। चलिए देखते हैं, यहीं पे सावरकर को रखा गया था, वीर सावरकर। चलिए तो यहां पे काला पानी हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा, काला पानी। देखिए सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए बनाई गई थी। मतलब वहां भेज देंगे तो वहां कोई कनेक्ट नहीं हो पाएगा, कोई सूचना, कोई प्लानिंग, कोई मिल नहीं पाएगा इनसे, तो मामला शांत हो जाएगा। जो देश के लिए आजादी में स्वतंत्रता सेनानी थे, लड़ाई लड़ते थे देश के लिए, उन सभी को जो है इसी जेल में डाला जाता था। ठीक है, देखो संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए बनाई गई थी, जो मुख्य भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित व सागर से भी हजारों किलोमीटर दुर्गम मार्ग से जाना पड़ता था। यह काला पानी के नाम से कुख्यात थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आइए। बताओ भैया, भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। बताइए, राज्यसभा के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, 4, 5, 6 या कोई नहीं इनमें से। इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों आपके सामने आ रहा है, 6 वर्ष यहां पे होना चाहिए। ठीक है, 6 वर्ष, जी हाँ 6 वर्ष। देखिए यहां पे 6 वर्ष दिया गया है। ठीक है, और 2/3 दोस्तों हर दूसरे साल जो है रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, चलो संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा सांसद एक स्थायी सदन है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करिए, यह कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा के 1/3 सदस्य, देखिए जो मैंने अभी बताया, हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं, जितने क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, उनकी जगह नए लोगों को राज्यसभा सदस्य बनाया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद का मैटर, कितने, 1/3, कितने, 1/3, 2 वर्ष, ये सब पॉइंट है। इस क्वेश्चन से 4 से 5 पॉइंट हमारे क्लियर हो रहे हैं।
चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हिटलर किस देश का तानाशाह था? बताइए भैया, हिटलर किस देश का तानाशाह था? हिटलर वॉज द डेडिकेटर ऑफ विच कंट्री? डिक्टेटर, ठीक है, डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? तानाशाह। लिख लीजिए। कहां का था? जर्मनी का था। कहां का था? जर्मनी का था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर हिटलर का पूरा नाम पूछा जाए तो एडोल्फ हिटलर एक प्रसिद्ध जर्मनी का राजनेता एवं तानाशाह था। ठीक है, वे राष्ट्रीय समाज सेवी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, ठीक है, उसमें हिटलर की का रोल ज्यादा था। इसी ने लोगों को जो है भड़का के, मर्डर करके, तानाशाही, झुकना जिसको नहीं कहते, लोगों को संयम रखना चाहिए। ठीक है, पेशेंस से काम लेना चाहिए। लेकिन जो तानाशाह, जिसके अंदर अहंकार होता है सत्ता का, वो किसी के आगे झुकता नहीं है। और इसी तानाशाही की वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड में लाखों लोगों की जान गई है। इसका जिम्मेदार कौन माना जाता है? हिटलर। हिटलर कहाँ का निवासी था? जर्मनी। ठीक है, एक बात और देखिए, इसकी पार्टी का क्या नाम था? देखिए, राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी। अच्छे क्वेश्चन है। चलो आगे आ जाओ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट इन विच ईयर? बताइए, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन आपके सामने दिया है, 1526 में। चलिए इसके बारे में देखेंगे, किसके बीच लड़ी गई थी, कौन जीता है। ठीक है, देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1 अप्रैल 1526 में, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का पहली लड़ाई किसके बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। डेट दिया है। ठीक है, द्वितीय युद्ध में हेमू और अकबर के बीच 5 नवंबर। देखिए, द्वितीय युद्ध का भी डेट दे दिया है, 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था, 5 नवंबर लड़ा गया। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तीनों युद्ध के बारे में दे दिया है। ठीक है, पानीपत में कितने युद्ध हुए थे बताओ? 3। पहला किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी। दूसरे किसके बीच हुआ था पानीपत का युद्ध? अकबर और हेमू के बीच। तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। समय भी सबका दिया गया है। ठीक है, अच्छे से रिमाइंड कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। ठीक है, किसके बीच, कब, कौन जीता। चलो छठवां क्वेश्चन देखिए, इनक्रेडिबल इंडिया इज द टैग लाइन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? बताइए, अतुल्य भारत किस संगठन की टैग लाइन है? इंडियन रेलवे, स्वच्छ भारत अभियान, बताओ भैया, भारतीय पर्यटन या एयर इंडिया? जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आपकी एक जिम्मेदारी और है कि जो भी ये सरकारी संगठन है, ठीक है, रेलवे का क्या होगा टैग लाइन? स्वच्छ भारत अभियान का क्या है? स्वच्छ भारत अभियान का टैग लाइन, जैसे हमारा सर्व शिक्षा अभियान का क्या है? सब पढ़े सब बढ़े ना। इंडियन टूरिज्म का क्या होगा? एयर इंडिया का क्या होगा? इन सभी का टैग लाइन आप जो है एक बार गूगल कर लीजिएगा। यहां जो भी चीजें हैं हम करा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सी ऑप्शन, भारतीय टूरिज्म का जो है टैग लाइन क्या है? अतुल्य भारत। कौन सा भारत? अतुल्य भारत। टैग लाइन, यह टैग लाइन 2002 में अमिताभ कांत द्वारा वांटेड किया गया था, यानी खोजा गया था। वांटेड मतलब खोजा क्या मतलब? दिया गया था इनके द्वारा ये। ठीक है, टैग लाइन कब दिया गया था ये टैग लाइन? 2002 में। किसके द्वारा? अमिताभ कांत द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, टूरिज्म का मतलब क्या होता है? पर्यटन। अतुल्य भारत, थोड़ा सा वर्ड से अच्छा लग रहा है, अतुल्य भारत ना, टैग लाइन। आगे बढ़िए भैया। द फेस्टिवल ऑफ बिहू इज ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बताइए, पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू का उत्सव मनाया जाता है? बताइए, बिहार में,
पंजाब में, केरला में, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। कहां मनाया जाता है बिहू? कहां मनाया जाएगा बिहू? केरल में मनाया जाता है बिहू का त्योहार। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये लीजिए स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट रिमाइंड करिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, लोक नृत्य हो गए हैं, यहां से एक का क्वेश्चन बन ही जाता है। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? एवरीथिंग इज ओके? चलो अच्छी बात है। चलिए एक मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, बिहू दोस्तों केरला का नहीं होगा, यहाँ पे आसाम का हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। भांगड़ा और गिद्दा डांस कहाँ होता है? पंजाब में। भांगड़ा बारात में, छऊ और विदेशिया ये बिहार में होता है। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ होता है? केरल में। ये मोहिनी अट्टम तमिलनाडु में भी है। कहाँ है? तमिलनाडु में भी बनाते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, 8वें पे। बगदाद किस देश की राजधानी है? बताइए, थाईलैंड, मंगोलिया, इराक या सोमालिया? इराक सही हो जाएगा? सभी लोग बताओ, जवाब दो। इराक इज द राइट आंसर, इराक। गुड। बगदाद की राजधानी क्या है? इराक। बगदाद कहां की राजधानी है? इराक की। अब देखिए ऑप्शन में इराक की बगदाद, थाईलैंड की बैंकॉक हो जाएगी राजधानी, मंगोलिया की उलान, देखिए उलान बटोर, सोमालिया की मेगादिशु। जल्दी से राइट डाउन करो। क्या खाना है? कितनी बार मना किए, चलो आ जाओ जल्दी से करो। 8वें के बाद 9वां आ जाओ, थोड़ा स्लो चल रहे हैं लेकिन डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हु रोट पंचायत पंचतंत्र? ठीक है दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु गुप्ता या विष्णु शर्मा? जल्दी से बताइए। शूद्रक, विष्णु गुप्ता, विष्णु शर्मा, भारत मुनि। पंचतंत्र दोस्तों छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी कहानियां होती है, उसमें भूत प्रेत, बच्चों की जीव जंतु, पशु पक्षी, ठीक है, ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई कहानियां, बहुत इंटरेस्टेड कहानियां हैं। कौन लिखा है? विष्णु शर्मा। कौन लिखता है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विष्णु शर्मा। जल्दी से करिए, विष्णु शर्मा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। विष्णु शर्मा प्रसिद्ध संस्कृत नीति कथा पुस्तक पंचतंत्र के रचयिता थे। शूद्रक द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? मृच्छकटिकम। देखिए भैया, शूद्रक ने कौन किताब लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिस्कशन इसीलिए किया। शूद्रक ने क्या लिखा है? मृच्छकटिकम। और भारत मुनि ने क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र। क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र। ये सब पॉइंट आप जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों। सभी एक्सप्लेनेशन हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, किस एरिया से, किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट। राइटर्स का, किताबों के राइटर्स का जवाब एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे आइए, देखिए सचिन तेंदुलकर का की आत्मकथा बताइए, क्या नाम है उस किताब का? बताओ भाई। नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए। विंग्स ऑफ फायर कौन लिखा है? APJ अब्दुल कलाम। आत्मकथा किसने लिखा है बता दो? माई कंट्री माई लाइफ, प्लेइंग इट्स माई वे, यही हो जाएगा सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी। सभी को क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, इन्होंने लिखा है।
माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखा है? लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने। ठीक है, चलो आगे आ जाओ 11 पे। ठीक, देखिए, व्हाट वॉज द रियल नेम ऑफ बीरबल, ए कोर्ट मेंबर ऑफ अकबर द ग्रेट। महान अकबर के राज दरबार के सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? क्या था? महेश दत्त नाम था। क्या नाम था बीरबल का वास्तविक नाम? महेश दत्त नाम था। महेश दास। बताओ। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, एक बार फिर से बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन। मैं दोस्तों इसको बता रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। महिला दिवस पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है। अभी बताइए, महिला दिवस कब मनाया जाता है? यहां पे ऑप्शन 8 मार्च होगा क्या? बताओ भाई। यस, 8 मार्च आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। ठीक है, महिला दिवस। अब देखो जरा, इसका उद्देश्य क्या होता है? महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक तरक्की दिलाने उन महिलाओं को याद किया जाता है। ठीक है, इस दिन महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में अथक प्रयास किया। ठीक है, जिन महिलाओं ने संघर्ष किया, ठीक है, अथक प्रयास किया, उनको याद किया जाता है। चलो भाई, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। ठीक है, आ जाइए 13 पे। जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। बताओ। मेरी कॉम, विनेश फोगाट, दीपक कर्माकर, कोई नहीं। कौन था जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप में 2018 में स्वर्ण पदक जीता था? जल्दी से बता दो, कौन था? पुराना क्वेश्चन है ये। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिए। कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा, ध्यान दो भाई, बात कर रहे हो क्या? अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है? न्याय का घंटा। अब इसको समझो, क्या लगवाया था, पहले क्वेश्चन समझो। मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है। अब देखो, मतलब सबको न्याय मिलेगा, तो एक घंटा लगवा दिया था, घंटा बजा देता था कि जिसको न्याय चाहिए दरबार में आओ, सबको न्याय मिलेगा। बताओ कौन शासक था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। मुगल शासक जहांगीर ने अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार सुने जाने की सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा अंगारे के किले पर, शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। न्याय का घंटा जहांगीर। बिट्स बताओ भाई। चलो ये देख लो, कंप्यूटर का बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। एसएससी, यूपीएससी, पीएससी, बैंक, रेलवे, टीचिंग एग्जाम, सभी एग्जाम में दोस्तों बिट्स बाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है कंप्यूटर में, डिवाइस से, स्टोरेज डिवाइस से। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। बिट्स इज इक्वल टू अ बाइट, मतलब बिट्स एक बाइट के बराबर होते हैं। कितने बाइट के बराबर होते हैं? 8 बाइट के बराबर एक बिट्स होता है। ठीक है, आगे देखो काम की चीज। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तब तक 16वें नंबर का क्वेश्चन भी देख लो। देखिए, एक बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। बाइट संगणक दूर संचार में सूचना की इकाई होती है, जो हम लोग केबी में समझते हो ना, किलो बाइट, जो चीजें फाइल यूज करते हैं एमबी में, इस सबकी एक क्षमता होती है केबी और एमबी। ठीक है, देखो इधर
बाइट कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है और 1024 किलो बाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। मतलब 1024 केबी होगा तो क्या हो जाएगा, 1 एमबी हो जाएगा। जैसे ये पीडीएफ बुक की हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें बाइट्स में जो है किलो बाइट में है, हमें क्या में मेगाबाइट में। जब 1024 केबी होता है तो 1 एमबी और 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होता है, गीगाबाइट यानी जीबी। क्या हो जाता है, जीबी। इतने जीबी की रैम है, इतने जीबी की रोम है, ठीक है, हार्ड डिस्क है। चलो अच्छा क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा समय देना पड़ा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता। एकदम लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, शानदार क्वेश्चन। बताओ, साहित्य में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीता था, ठीक है। गीतांजलि नाम की इनकी, चलो देख लेते हैं, यस गीतांजलि राइटर्स। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। टैगोर को यह पुरस्कार 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था। अब तक 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, अब तक 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पहली बार किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को 1913 में, उनकी रचना थी गीतांजलि, उनकी कृति, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती, बताओ भैया, बताओ वायरस से कौन सी बीमारी नहीं होती। इन्फ्लुएंजा, देखिए, एथलेटिक फूड, पैरों में दाद, हेपेटाइटिस, नॉन ऑफ दिस। वायरस से कौन सी बीमारी नहीं होती ये बताना है, विषाणु जिसको कहते हैं। बताओ, ए बी सी डी क्या होगा सही, बी सही हो जाएगा। ये जीवाणु जनित रोग है, पैरों में जो खाज खुजली ये सब हो जाता है, ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। चलो यहाँ पे पैरों में जो दाग हो जाता है ये क्या है, जीवाणु, बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया। बाकी इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस ये वायरस से होते हैं। चलो आगे भाई देख लो वायरस के बारे में, वायरस की पता किसने लगाया था, कब लगाया था, वैज्ञानिक का नाम क्या है, सारी चीजें। विषाणु यानी वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक, कहां के थे, रूस के, रसिया, इवानो इवानोवस्की ने 1892 में की थी, जब वह तंबाकू मोजेक की खोज कर रहे थे। विषाणु की प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, दोनों प्रकार के वायरस हो सकते हैं। इन्फ्लुएंजा हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है, पैरों में दाद, खाद, एथलीट फूड कवक जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया, कवक जनित है, ठीक है। चलो इतना समझ में आया सबको, अच्छे क्वेश्चन है। बताओ, जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय, देखो इसको क्रम में रखना है, कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई। लाला लाजपत राय का निधन, चौरी चौरा इंसिडेंट कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में हुआ है। मुस्लिम लीग 1905 या 6 में गठित हुआ है, ठीक है। चौरा चौरी 1900 याद नहीं मुझे, चलो देख लेते हैं, 20 के ऊपर ही है। क्रम देखिए बेटा, सबसे पहले तो चौथा वाला आना चाहिए, ठीक है, मुस्लिम लीग वाला। देखो चौथा पहले आएगा, ये तो क्लियर है। मिल गया, क्या मिल गया, सी। सी देखो यहाँ पे सी सही है, क्या सही है, सी। सबसे पहले क्या हुआ था, मुस्लिम लीग बना था 1906 में, जो मैंने बताया। फिर जलियांवाला बाग 1919 में, ये भी बताया। चौरा चौरी फिर हुआ था, कब हुआ था, और लाला लाजपत का निधन। तो यहाँ सी वाला ऑप्शन सही है। चलो इसमें हम लोग देखते हैं, ये देखो 1906 मैंने बताया था, सही है। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में क्या हुआ, जलियांवाला कांड हुआ था, इसको भी लिखिए।
चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1992 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। देखिए कितना अच्छा है सोल्यूशन, जल्दी से लिखो, जल्दी जल्दी। और लाला लाजपत राय जी का निधन हुआ था 17 नवंबर 1928 को लाहौर में। लाठी चलवा दिया था, क्या किया था अंग्रेजों ने? लाठी चलवा दिया था। धरना प्रदर्शन हो रहा था, विरोध हो रहा था अंग्रेजों का, तो अंग्रेज शासक ने जो है, अधिकारी ने लठ चलवा दी। लठ से क्या हुआ? सर पे लग गई चोट, लाला लाजपत जी का निधन हो गया। 19 पे आ जाओ। खिलाड़ी खेल जोड़ी में कौन सा गलत है? देखो क्या खिलाड़ियों का नाम दिया है और मिलाना है, यहां बताना है कौन सा गलत है। साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी है। साक्षी मलिक टेनिस की है कि नहीं है? मिताली राज क्रिकेट की है, बिल्कुल सही है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी। अब मुझे लग रहा है यहां पे, बताओ आप लोग, कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा गलत है, बी या डी? जल्दी से करिए कमेंट। देखिए यहां पे बी आपका गलत है। साक्षी मलिक जो है दोस्तों कुश्ती की खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है? कुश्ती। यहाँ पे ये वाला गलत है, यहाँ टेनिस है, टेनिस की खिलाड़ी है सानिया मिर्जा थी। कौन थी? सानिया मिर्जा। ये पाकिस्तान की खिलाड़ी शोएब मलिक से शादी की थी। शोएब मलिक ने जो है क्या दे दिया? तलाक तलाक तलाक। 3-4 साल थी, उसके बाद छुट्टी कर दिया। अपने देश में कितने मुस्लिम थे, सब ऐसे ही रह गए। अब इसका कोई वैल्यू है नहीं है, फिर भी इंडिया में रह रही है। चलो क्लियर है। 20 पे आ जाओ। किसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? बताओ भैया, 1 नंबर का क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, मस्त। किसके शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं? बता दो, जल्दी से बताओ। अकबर कहेंगे क्या? अकबर बहुत बढ़िया शासक था। शाहजहां के शासन काल को क्या कहा जाता है? मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। मुगल शासक कौन था जिसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां। मुमताज महल, ताजमहल याद है? ताजमहल कौन बनवाया था? शाहजहां के शासनकाल में मुगल स्थापत्य, वही देखिए स्थापत्य आ गया, वास्तुकला और चरम उत्कर्ष पर थी। इस काल में मुगल स्थापत्य और वास्तुकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। अच्छी अच्छी इमारतें बनी थी। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। चलिए, आईएएस का फुल फॉर्म एक बार फिर से धमाकेदार क्वेश्चन। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, क्या बोलता है? सर्विसेज, ठीक है। आईएएस बता दो, मिल रहा है कहीं पे? यस, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे, अब हम सब देख लेते हैं एक बार, धुआं धुआं कर दो इसको। चलिए भाई आ जाइए। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा बताना है क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, क्या है? यस मैम बताइए, कराया गया क्वेश्चन है, याद है ना? ये क्वेश्चन हमने कराया था एक बार। ऑस्ट्रेलियन क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बढ़िया है, आ सकता है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। बेल्जियम में देखिए क्या चलता है मुद्रा? यूरो। लेबनान में पाउंड, बांग्लादेश में टका। चलो आगे। 23, अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने आ गए। देखिए, इन इंडिया ऑल द यूनियन मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाई, किसके द्वारा जो सभी मिनिस्टर्स होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं? प्रधानमंत्री है क्या यहाँ पे, कि राष्ट्रपति होगा? यस, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सबको शपथ दिलाते हैं, क्या दिलाते हैं? जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं
रेल मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, सबको कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। चलिए आगे बढ़िए। अनुच्छेद 74 में यह बात कही गई है, क्या कही गई है कि केंद्र में जितने भी मंत्री बनेंगे सब शपथ लेंगे। कौन दिलाएगा उसको शपथ? राष्ट्रपति दिलाएंगे। राष्ट्रपति की सलाह। चलो देखो भैया, किसकी कमी से सूखा रोग होता है? रिक्रेट्स। विटामिन डी पता ही होगा ना, विटामिन डी किससे प्राप्त होती है मैक्सिमम? सनलाइट से। किससे? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणें। मक्खन, जिगर, गुर्दा, अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी देखे हो अंदर पीला पीला जो होता है, मछली के तेल आदि में यह मिलता है। ठीक है, और कहां कहां मिलता है ये भी लिखा हुआ है। बोकरा के, चलो आ जाओ 25। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां है बताओ? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या भारत? कहां है बेटा? स्टैचू ऑफ यूनिटी तो अपने भारत में है। कहां है? गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखे हो ना क्या स्टैचू? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां है देखिए, बताइए जल्दी से। ए बी सी डी क्या सही हो जाएगा? कहां है? फ्रांस में। कहां है बेटा? फ्रांस में। देखो कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है, एक बार पढ़ लीजिए, सारी चीजें, सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी एलाइटिंग द वर्ल्ड फ्रांस में है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को दोस्ती का उपहार था। इससे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 28 अक्टूबर 1886 को अमेरिका को समर्पित किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के गृह मंत्री, ठीक है, जो गृह मंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल का देखिए कब जन्म हुआ कब मृत्यु हुई की एक विशाल प्रतिमा है। यह गुजरात राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर की, लगभग 597 फीट की नर्मदा नदी के किनारे स्थित है ये। तो यहाँ पे कई चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। आगे हम बढ़ेंगे। 25 था ये। हाँ दोस्तों एक बात और बताना है, जीके का पार्ट हमने प्यार से कर लिया, अच्छे से कर लिया। ठीक है, अब 26 से लेकर 50 तक हिंदी का सेक्शन है, उसके बाद जीके का। ठीक है, अच्छे से करेंगे दोस्तों। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हम ऐसे ही करा देंगे आपको। ठीक है, चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए। लता ने मुझे चित्र दिखाया। क्या दिखाया? लता ने मुझे चित्र दिखाया। किसका चित्र बताओ? यहाँ पे बताना है निम्नलिखित वाक्य में कर्म क्या है। तो चित्र दिखा, चित्र ये क्या है? ये तो क्रिया है दिखाना। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कर्म, इस वाक्य में कर्म क्या हो जाएगा? चित्र। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, लता ने मुझे चित्र दिखाए में चित्र कर्म है क्योंकि वाक्य की क्रिया का प्रभाव इसी शब्द से पड़ रहा है। क्रिया का फल जिस शब्द में पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, लता संज्ञा है, दिखाई क्रिया है। ये देखिए दिखाना क्रिया है। चलो अगला क्वेश्चन है 27। भूतकाल के कितने उपभेद होते हैं बताओ? 4, 6, 8, 9। कितने होते हैं? 6 होते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से कर लीजिए। मुझे लग रहा है बहुत बेहतरीन चल रहा है यहाँ क्वेश्चन। ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों जो सभी एग्जाम्स में लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आज के ट्रेडिशन में, आज के परिवेश में पूछे जा रहे हैं सभी एग्जाम्स में। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, टीचिंग हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन काल के भेद या वाक्य दे देगा, बोल देगा ये किस काल का वाक्य है, बताना है। भूतकाल के कितने उपभेद होते हैं? 6। देखिए पहला है सामान्य भूत, दूसरा है आसन्न भूत, तीसरा क्या है बेटा? पूर्ण भूत, चौथा है अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत,
हेतु हेतु मद भूत। चलो इसको, इसका वाक्य भी एक देख लो आप, वाक्य भी देख लो, याद रहेगा, अगर कभी पूछता है तो आप पकड़ लोगे। जैसे भूत, सामान्य भूत मतलब सीता गई, ये बात हो गई, सीता गई, बात बीत गई। मैं चला हूं, आसान्य भूत मतलब चल रहा है, ठीक है, चल चुका है। वह आया था, ये पूरी तरह से खत्म हो गई बात, क्या हो गई, पूरी तरह से। पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत है, गीता सो रही थी, ठीक है। तुमने गाया होगा, संदिग्ध भूत, गाया होगा, कोई गारंटी नहीं, गाई कि नहीं गाई, गाई थी। चलो, हेतु हेतु मद, मैं आया तो तुम जाते, मैं आता तो तुम जाते, मतलब एक काम हुआ फिर दूसरा काम होता। चले आगे, काफी अच्छा हो गया ये टॉपिक आपका। 28, अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर से। मैं सारे क्वेश्चन दोस्तों देखकर काफी खुश हूं, उत्साहित हूं, अच्छे प्रश्न यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने को। देखिए यहाँ पे प्रत्यय से पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछ रहा है जो इक प्रत्यय है भूगोल शब्द में किस प्रकार परिवर्तित होगा। अगर भूगोल शब्द में हम इक जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, भौगोलिक, देखो, भूगोलिक, भूगोलिक, भौगोलिक, बताओ बेटा क्या बन जाएगा। एक प्रत्यय अगर भूगोल में हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा भैया, क्या बनी, बन जाएगा ए वाला ऑप्शन आपका, देखिए भौगोलिक, क्या बनेगा, भौगोलिक। समझ में आ गया। और एग्जाम्पल भी आपके सामने दिए हैं, एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए धार्मिक, तार्किक, सांप्रदायिक, कारुणिक, पार्श्विक, वार्षिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, इन सभी शब्दों में एक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय का मतलब पीछे। आगे आ जाओ, उत्तरायण, उत्तरायण शब्द किसका विलोम है, बताओ भैया। इसमें से उत्तरायण क्या लिखा है, उत्तरायण शब्द का विलोम क्या होगा, ए बी सी डी, डी हो जाएगा, दक्षिणायन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। देखो यहां दिशा का उल्टा, नॉर्थ का साउथ। सभी बच्चे समझ रहे हो ना। 29 हो गया है, आगे आ जाओ। थोड़ा सा माइक सही करना पड़ेगा, माइक थोड़ा सा पैसे की कमी है, 5-10 हजार का खर्चा है। देखो यहाँ बेटा क्या दिया है, ये पैसेज दिया है क्या, हाँ पैसेज है। चलो इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, पैसेज हम स्किप कर रहे हैं दोस्तों। चलिए आ जाओ, 33 नंबर के प्रश्न पे आप लोग देखिए, कुल्टा का विलोम शब्द पूछ रहा है, कुल्टा क्या होता है। ऑप्शन दिया है विधवा, पत्नी व्रता, पतिव्रता, और पत्नी व्रता तो वो आदमी हो जाएगा, पतिव्रता महिलाएं सुने हो, जो अपने पति को क्या मानती है। दिया, चलिए उल्टा का मतलब क्या होता है, जो रिस्पेक्ट ना दे अपने किसको, अपने हस्बैंड को, और जो रिस्पेक्ट देती है उसको क्या कहते हैं, पतिव्रता, क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे पतिव्रता। उल्टा का अपोजिट क्या होगा, पतिव्रता। विधवा का क्या हो जाएगा, सधवा, क्या हो जाएगा, सधवा। चलो आगे आ जाते हैं। आओ भैया 34 पे, इसमें बताओ सही शब्द कौन सा है। देखो मूर्धन्य कौन सा सही लिखा है, बी वाला, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये मूर्धन्य सही लिखा है। देखो अगला है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिस काव्य में गद्य पद दोनों का समावेश हो, कविता की तरह पंक्तियां भी हो, कहानी की तरह स्टोरी भी हो, गद्य भी हो। उस, देखिए काव्य को क्या कहते हैं बताओ, रचना कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं, पद गद्य कहते हैं, या चंपू काव्य कहते हैं, बताओ क्या कहेंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चंपू काव्य। एक अच्छा क्वेश्चन आपका आज क्लियर हो गया। जिन लोगों को नहीं पता था दोस्तों, ये चीज आप क्लियर करिए, ठीक है। जिस काव्य में गद्य पद्य दोनों होते हैं
उनको चंपू काव्य कहते हैं। एक मुहावरा है, असरफी की लूट और कोयले पर छाप। चलो बताओ, आप लोग दिमाग लगा के बताओ, मुहावरा क्या है बेटा? असरफी की लूट और कोयले पर छाप। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मूल्यवान वस्तु की रक्षा करना, तुच्छ वस्तु को नष्ट करना। मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना, हाँ, तुच्छ वस्तु की रक्षा करना। अब बताओ, असरफी जानते हो? सोना चांदी हीरा मोती जिसको कह सकते हो। असरफी क्या होती है? गोल्डन कॉइन होता है, ये कह सकते हो, ठीक है, एक बहुमूल्य चीज है। लेकिन ये कोयले का है, कोयले की छाप, तो इसका समझो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। जी हाँ, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, यही हो जाएगा। मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना, तुच्छ वस्तु की रक्षा करना, असरफी की लूट और कोयले पर छाप। अगला क्वेश्चन है 37। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, संयुक्त व्यंजन में आता है ये। छा, छतरी वाला छा वर्ड निम्नलिखित में से किसके योग से बना है? किससे बना है? का हल देखिए, का और षटकोण वाला सा से मिलके क्या बना है? क्या बना है? छतरी वाला छा। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन कामदेव की पर्यायवाची है? बताओ। नहीं है। कामदेव की पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताना है। अनंग, देखिए, सच्चीपति, पुष्प धनवा या उपयुक्त सभी। कौन सा नहीं है कामदेव की पर्यायवाची? यहाँ पे बी ऑप्शन होना चाहिए, सच्चीपति। क्या लिखा है? सच्चीपति कामदेव की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है भाई, एक बार आप यहाँ पे गौर कर लीजिए, गौर फरमाइए जनाब। देखिए, कामदेव की पर्यायवाची है अनंग, पुष्प धनवा, अतनु, आत्मभू, कंदर्भ, कुसुम युद्ध, पुष्प चाप, रीतिपति। ये सब कामदेव की पर्यायवाची है। काफी टफ है, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, दो चार बार पलट लीजिए, दिमाग में कुछ छप जाएगा, ठीक है। अगला है, देखिए, इंद्र का पर्यायवाची सुरपति, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज, मधवा, शक, सतमनु इत्यादि। समझ में आया यहां तक? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? चलो, परिजात किसका पर्यायवाची है? कमल का है, गुलाब का है, कल्प वृक्ष का है, सुख का है? बता दो बेटा, परिजात किसका पर्यायवाची है? परिजात किसका पर्यायवाची हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बेटा? परिजात। सभी लोगों को क्लियर है? परिजात का पर्यायवाची कल्प वृक्ष का होगा, ठीक है। इसके और भी देखो, कल्प तरु, देव तरु, कल्प लता, देव वृक्ष, यानी कल्प वृक्ष की कितनी पर्यायवाचियां देखो, देव वृक्ष, कल्प लता, देव तरु, कल्प तरु, परिजात, ठीक है। आगे है कमल का पर्यायवाची, नोट करिए। कमल का राजीव, पुंडरीक, जलज, पंकज, सरोज, सरोरूह, नलिन, ताम्रस, कंज, अरविंद। शुक का पर्यायवाची कीर, शुआ, वक्त्रतुंड, दाणिम, प्रिय आदि। और गुलाब का है शतपत्र, शतपत्र, क्या? शतपत्र गुलाब का। पाटल, वृत्त पुष्प, स्थल कमल, तो ये सब गुलाब का है। इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुख किसका विलोम है? मुख का क्या हो जाएगा? गौड़ हो जाएगा, गौड़। आगे आओ, 40 नंबर हो गया, 41 पे आ जाओ भैया। अच्छी और अच्छी का सही युग्म बताना है। क्या बताना है? अच्छी और अच्छी का सही युग्म बताना है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा बताओ? अच्छी और अच्छी क्या होगा? सी ऑप्शन। देखो, अच्छी का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंख हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? आंख। इसका, इस अच्छी का मतलब क्या हो जाएगा? आंख वाली। कौन वाली? अबे यार, आंख वाली पहली बार सुने तो, आंख तो सबके है, क्यों? चलो आगे देखो, शुद्ध शब्द योगी राज कौन सा सही लिखा है? बी वाला। कौन सा सही लिखा है? बी वाला। योगी योगी लोग बोलते हैं, योगी ऐसे लिखते हैं, योगी देखें, लेकिन योगी राज लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे शुद्ध में। बहुत लोग गलती कर देंगे, मिस्टेक कर देंगे, सब इसी को ठोक देंगे, योगी राजा, योगी राज, योगी लिखा है तो यहाँ पे योगी राज, ये सही हो जाएगा।
चलो बेटा 43 पे आ जाओ। एक पद में संधि और समास दोनों है, उसका चयन कीजिए। बताओ किसमें संधि भी है और समास भी है। पंचवटी, दिन रात, चंद्रमा, रामानुज। देखो रामानुज क्या है, इस पद में संधि भी होगी, संधि भी बन जाएगा, समास भी। देखो रामानुज क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, इसका विच्छेद करोगे राम धन अनुज हो जाएगा, क्या, संधि विच्छेद। ठीक है, रामानुज समास भी है। ठीक है, तत्पुरुष समास है। राम का अनुज, राम का छोटा भाई क्या हो जाएगा, रामानुज। कौन है राम का छोटा भाई, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। चलो अगला देखो, त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में सही समास का चयन कीजिए। बताओ ये जो त्रिलोचन शब्द है ये कौन सा, बहुव्रीहि समास तो नहीं होगा कि द्विगु होगा, जल्दी बता दो बेटा। द्विगु में संख्यावाचक भी लग रहा है, लेकिन ये भगवान से भी संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तीन है लोचन जिसके अर्थात महादेव। महादेव कौन, हम भोले, हर हर महादेव। चलो देखो बहुव्रीहि समास के उधर, दशानंद, नीलकंठ, लंबोदर, गोपाल, मिठवाला, दिगंबर। ठीक है, ये भी क्या है, बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। आओ बेटा 45 पे आओ। धर्म प्राण पद का विग्रह करो। धर्म प्राण का विग्रह करोगे तो क्या बनेगा, धर्म ही प्राण है जिनके, वह धर्म ही प्राण है जिनके। ठीक है, ये हो जाएगा इसका विग्रह। 45 हो गया, आगे आते हैं 46 पे। राजपुताना क्या लिखा है यहाँ पे, 46 आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समय अपना है। राजपुताना में कौन सा प्रत्यय होगा, बताओ बेटा। राजपुताना में कौन सा प्रत्यय होगा, आना। राजपुत आना, बड़ा आ और ना देखो पीछे लग जाएगा, आना प्रत्यय। ठीक है, देखो मर्दाना, हरजाना, नजराना, घराना, ये सब क्या है आना प्रत्यय वाले शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद करो। अहोरात्र, अहोरात्र क्या होगा इसका संधि विच्छेद, क्या हो जाएगा, आह धन रात्रा, अहो धन रात्रि, आहार धन रात्रि या अहन रात्रि, क्या होगा बता दो। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, अहन रात्रि हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि है भैया, ये क्या है, ये विसर्ग संधि है। चलो आगे देखो यहाँ पे क्या दिया है, भारत का रत्न, ये कौन सा जो है समास हो जाएगा, बताओ। संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, भारत का आ रहा है ना, किसका रत्न, भारत का रत्न, तो ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ, वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित व्याकरणिक परिचय दीजिए, बताना है इसके बारे में। चलो पहले वाक्य पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है, मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था। किस साल मिला था, पिछले साल। तो साल यहाँ एक क्या दे रहा है, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, ये सब जो साल है ये है क्या, बताना है इसमें क्या क्या है। रेखांकित शब्द का उचित व्याकरणिक परिचय बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले ये एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, एक पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है। 50, ये हिंदी का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद इंग्लिश। ठीक है, काव्यांश पंक्तियों में कौन सा रस है, रस बताना है, फिगर ऑफ स्पीच।
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शव करे भवहनी हंसे, दैन कहे नटी जाए। बताओ इसका मतलब क्या होगा? कौन सा रस होगा ये? संयोग रस होगा। कौन सा होगा? संयोग रस हो जाएगा। दी गई पंक्तियों में संयोग श्रृंगार रस है। संयोग श्रृंगार रस कौन सा है? श्रृंगार। देखो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, एक उनकी कृष्ण भगवान की एक कह सकते हो एक पोजीशन की बात कर रही है। और यहाँ पे चलो इसका एक्सप्लेनेशन मुझे ज्यादा, अब इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश है या मैथ? यस, ये मैथ का सेक्शन है। चलो एक बार मैथ के भी क्वेश्चन देख लो। चलो इंग्लिश डायरेक्ट चलते हैं। पीडीएफ दोस्तों देंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं। जो इंटर लेवल के बच्चे हैं उनके लिए तो आसान है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से सारे क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन देख के बता रहा हूँ उनको, ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन हैं। 6 से 10 तक की, क्या 12 तक, 10 तक की बुक अगर कर लोगे, एग्जाम्पल भी कर लोगे दोस्तों, तब भी हो जाएगा। 78 हो गया यार, इंग्लिश नहीं आया, आ गया, ये आ गया 76 से। चलो यहाँ भी एक्सप्लेनेशन से हम करेंगे, ठीक है। इंग्लिश करेंगे बढ़िया से, एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे, एक एक नियम समझेंगे। सारे प्रीवियस ईयर पेपर यदि हम लगा लेते हैं, सारी चीजें समझ लेते हैं, तो हमें एक बेहतरीन आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। सारे रूल, सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो 76 से करेंगे। यहाँ पे क्या बताना है? अपोजिट बताना है। कॉन्फिडेंट का अपोजिट क्या होगा? क्या होगा बेटा? डिफिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंट का अपोजिट क्या होगा? डिफिडेंट हो जाएगा। डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। चलो अब इसको थोड़ा सभी वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, चलो देखिए, समथिंग, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। क्या होता है? आत्मविश्वासी। आगे है, ये क्या लिखा है? कलवश लिखा है इसका संवेदनहीन। रिजर्व का मतलब आरक्षित। रिजर्व मतलब आरक्षित, रिजर्वेशन जिसको कहते हैं। बोल्ड का मतलब उदंड होता है। डिफिकल्ट मतलब, डिफिडेंट मतलब अविवश या संकोची, ठीक है। वैसे मेरे अंदर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, अभी उतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन या फेशियल एक्सप्लेनेशन, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा कमी है। इंप्रूवमेंट होगा दोस्तों धीरे धीरे, ठीक है। एक्चुअली रीजन ये है कि मैं चीजों को पहले पढ़ता नहीं, देखता नहीं, रिवाइज नहीं करता, डायरेक्ट टाइम बचे, ठीक है, मैक्सिमम आपको बेनिफिट हो, जो भी बुक्स है जल्दी जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि टाइम बचा नहीं है, ठीक है। नवंबर दोस्तों खत्म नहीं होगा, 21 से 30 नवंबर के बीच आप देखिएगा हाई कोर्ट की जितने भी एग्जाम्स हैं, स्टेनोग्राफर पहले होगा, उसके बाद क्लर्क वाली पोस्ट है, फिर ग्रुप डी का है, ड्राइवर है, ठीक है। धीरे धीरे आपका नवंबर फिनिश नहीं होगा, एग्जाम हो जाएगा। आज 8 नवंबर हो रहा है कि 7 नवंबर, 8 नवंबर हो गया है, मुश्किल से 2 हफ्ता भी नहीं बचा है, ठीक है। अब जिस दिन डेट अनाउंस होगी बच्चे तड़पने लगेंगे, दिमाग नहीं काम करेगा, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इसी में डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर का लेवल, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड समझने के लिए और काफी मदद मिलती है दोस्तों। एनटीए का ये रूल है दोस्तों, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, पेपर कराती है, इसके क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के टॉपिक से एक उसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो सेम टॉपिक, सेम, समझ रहे हो ना, उसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो काफी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करने का। चलो आगे बढ़ते हैं 77 पर। देखिए ग्राफिक लिखा है, क्या लिखा है बेटा? ग्राफिक लिखा है। ग्राफिक का बताना बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग क्या होगा? ग्राफिक ज्योमेट्रिकल हो जाएगा, मैथमेटिकल हो जाएगा, पिक्ट्रोलियल हो जाएगा, पिक्ट्रोलियल, स्क्वायरिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए ऑप्शन यहाँ पे
पिक्टोरियल क्या होगा? ग्राफिक का मतलब ग्राफ समझते हो, ग्राफ क्या? चलो देखो इसको थोड़ा सारी मीनिंग हम क्लियर करते हैं यहाँ पे। ग्राफिक, इसका क्या हो जाएगा सही सटीक मीनिंग? पिक्टोरियल। ग्राफिक रिलेटिंग टू विजुअल आर्ट, जो डायग्राम दिखता है, चित्र दिखता है, उससे संबंधित है। स्पेशली इन्वॉल्विंग ड्रॉइंग, इंग्रेविंग ऑफ लेटरिंग, लेखा चित्रिक सजीव। पिक्टोरियल क्या होता है बेटा? चित्रमय सजीव, सेम मीनिंग हो गई। स्क्वायरिश क्या होता है? चकोर सा, चकोर मतलब चार कोर वाला, चार कोर वाला, ठीक है। जो जियोमेट्रिकल क्या है? ज्यामिति, ज्योमेट्री जो होती है, मैथमेटिक्स, गणिती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा सारे वर्ड्स की मीनिंग। चलिए 78 है, फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग इसमें फाइंड करना है। बताओ कमेटी कौन सा सही लिखा है बेटा, जल्दी से बता दो। 78 में कमेटी कौन सा सही लिखा है? बी ऑप्शन। देख लो कमेटी की स्पेलिंग, लिख लो कमेटी की स्पेलिंग, ये करेक्ट होगी। चलो कमेटी की स्पेलिंग लिख लो, कैसे लिखते हैं, चलो आगे। 79 देखिए, ए बी सी गिवन बिलो द सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड बोल्ड। चलो बताना क्या है इसमें। देखिए बेटा, ए बी सी डी यहाँ पे ऑप्शन दिया है, डी वाला नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ये पैसेज पढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ से, जो यहाँ पे अंडरलाइन है इसकी जगह बताना है इन ए बी सी में से कोई होगा या कुछ इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, जब मुझे एहसास हुआ, द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। ठीक है, अब बताओ इसमें कौन सा पार्ट गलत हो जाएगा, जल्दी से करो। कंफ्यूजन है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, सॉल्वर को भी कंफ्यूजन है। आई थिंक पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड वाला चांस ज्यादा है। कौन सा, कौन सा बेटा? हैड बीन। मुझे जो लग रहा है पास्ट परफेक्ट की बात अगर है तो हैड हैव होता है, यहाँ पे हैव दिया गया, ठीक है। आयोग ने इसका उत्तर डी माना है। आयोग ने कहा है कि ये एकदम सही लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जब आयोग ने मान लिया है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, हम भी मान लेते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड। बताओ बेटा, चलो एक्सप्लेनेशन तो देख ही लेंगे। बताओ, अकाउंट ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब जो अपने जीवन के बारे में लिखता है खुद से, क्या लिखा है? रिटन बाय हिमसेल्फ, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा समझते हो? ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? अपने से खुद अपने जीवन के बारे में लिखना, वही क्या होती है? आत्मकथा। ए स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, जो आदमी खुद अपने जीवन के बारे में किताब लिखता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगला है, बायोग्राफी क्या होती है? द स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, कोई और आदमी, जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में हम लिखें, अखिलेश यादव के बारे में लिखें, किसी खिलाड़ी के बारे में लिखें, समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बायोग्राफी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पिसिमिस्ट क्या होता है? ए पर्सन हु ऑलवेज थिंक दैट बैड थिंग विल हैपन, जो आदमी हमेशा सोचता रहता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, निगेटिव जो सोचता रहता है। समझ में आया? क्या लिखा है? पर्सन हु ऑलवेज थिंक दैट बैड थिंग, गलत चीजों की ये होगा वो होगा ऐसा, ठीक है, वो होता है पिसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? पर्सन हु बिलीव द गुड थिंग विल हैपन, कोई बात नहीं, ऑल इज वेल, जो होगा अच्छा ही होगा। जो आदमी इस टाइप की सोच रखता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट सोचते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे को क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, 80 के आगे आ जाओ। 81, फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडोमेटिक एक्सप्रेशन। मुहावरा सुने हो ना हिंदी में, वही है, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। सुने नहीं हो? आम के आम गुठलियों के दाम, एक एक गोली से कह रहा है एक पत्थर से दो चिड़िया को मारना, समझ गए? एक तीर से दो शिकार।
इसका मतलब यही है मुहावरे का। तो अचीव टू एम्स दैट अ सिंगल एफर्ट, एक काम करके 2 लाख कमा लेना, आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, चलो आगे आ जाओ 82 पे। फिगर ऑफ स्पीच, यहां अलंकार बताना है। क्या बताना है? अलंकार। देखिए यहां पे एक सेंटेंस है, यूज टेक्स्ट, elderly American ladies leaning on their canes listed towards me like towers of Pisa। बताओ बेटा क्या होगा इसका, ये कौन सा होगा? देखिए ओनोमेटोपोइया है, सिमली है, मेटाफर है, या कोई नहीं है? इसका आंसर आगे चलेंगे तभी पता चलेगा। आ जाओ जल्दी से, कौन सा अलंकार हो जाएगा ये हो जाएगा लाइक, तुलना किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या किया जा रहा है? यहाँ पे तुलना होता है। जब तुलना होता है तो कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार, इसको इंग्लिश में सिमिली बोलते हैं। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग दैट इज ऑफन इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ड लाइक और एज। जब दो शब्द कहीं मिल जाए किसी सेंटेंस में तो समझ जाओ कौन सा है, सिमिली। यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है, याद रखना, इसलिए कायदे से समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलो अगला देखो, इनकरेक्ट फॉर्म में सेंटेंस है। ठीक है, करेक्ट फॉर्म में है। यहाँ पे जो फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसको इस चारों ऑप्शन में से एक वर्ड सेलेक्ट करना है। चलो सेलेक्ट करते हैं, बेस्ट हो जाएगा। चलो देखो, फ्लिक्स कुक्स द बेस्ट ऑफ ऑल माई हाउस मेट्स एंड ही ऑफन मेक्स डिनर फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ 84 पे। कंप्लीट पैटर्न, देखो ड्रामा का क्या लिखा है? ड्रामेटिक लिखा है। ड्रामा को क्या लिख दिया है? ड्रामेटिक। एरोमा को क्या लिखोगे बेटा? एरोमेटिक। क्या लिख लोगे? एरोमेटिक। देखो इधर, एरोमेटिक हो जाएगा। 85 पे आ जाओ, सिनोनिम्स बताना है, यानी पर्यायवाची। ओ सेलेक्ट द, बहुत लंबा चौड़ा है बेटा। सी वाला एम्प्टी। देखो ये जो वर्ड है, देखियो वेकेंट से है। वैकेंट का मतलब भी खाली होता है। वैक्यूअस, इसका इटैलिक में लिखा है, बोल्ड इटैलिक में, इसका मतलब एम्प्टी होता है, खाली होता है। ज्यादा देर हम नहीं देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे उसका मतलब क्या हो जाएगा? वैक्यूअस का खोखला या शून्य, कैंसिल का रद्द किया। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है बहुत हताश और निराश होना, और डिसअपॉइंटेड हूं। ठीक है, एम्प्टी मतलब शून्य या खाली। चले आगे, वर्ड मीनिंग तो कर ही लो सब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना क्या है? माई सेल्फ हो जाएगा यहाँ पे। आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू प्ले द पियानो। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए रिक्त स्थान पर ए विकल्प होगा। ठीक है, माई सेल्फ, क्योंकि वाक्य में सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ का प्रयोग किया जाता है खुद के लिए। रीअरेंज करना है, क्या करना है? रीअरेंज करना है। चलो इसको छोड़ दो, इस पे आ जाओ। 88 देख लो, बस 5-6 क्वेश्चन और है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन यहां भरना है। देखो डैश, डैश की जगह अमंग ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास आई फाइंड सुहाना इज द मोस्ट अटेंटिव। सभी क्लास बच्चे में जो थे, मैंने पाया कि क्लास में सुहाना सबसे अधिक क्या थी? मोस्ट अटेंटिव थी। क्या थी? बहुत एक्टिव थी, कह सकते हो। पढ़ाई में उसका फोकस सबसे बेहतर था, एक्टिव थी। 89 इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। देखो यहां लिखा है मरियम, क्या लिखा है? मरियम सेड आई वांट टू हैव सम मोर कुकीज। क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हुआ है। डी वाला यहां होगा, मरियम सेड दैट शी वांटेड टू हैव सम मोर कुकीज। यहां इनडायरेक्ट फॉर्म में ये हो जाएगा। नब्बे कंजक्शन करना है। देखिए यू विल फॉल इल इफ यू, तुम बीमार पड़ जाओगे यदि तुम, यू डोंट कवर योरसेल्फ प्रॉपर्ली इन दिस टेरिबल वेदर। मतलब इस तरह के मौसम में अगर तुम खुद को ढक के नहीं रखोगे तो क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। 91 फिल इन द ब्लैंक्स, यहां मॉडल है, मॉडल। ठीक है, कैन कुड शुड। ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे विन अ स्कॉलरशिप। ठीक है,
अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो स्कॉलरशिप का जो कंपटीशन है जीत सकते हो, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस बताना है, इसमें कौन सा टेंस होगा। देखो बेटा, इट वॉज *10, वी वर वॉचिंग द न्यूज ऑन टेलीविजन, मतलब टीवी पे समाचार देख रहा है, ठीक है। 93 में क्या करना है, करेक्ट इंटेंसिफर फिल इन द ब्लैंक्स। चलो बताओ, देखो यहाँ पे दो दिया है, एक दिया है हाउ वॉज योर एग्जाम, तुम्हारी परीक्षा कैसे रही, तुम्हारा एग्जाम कैसे रहा, तो जवाब भी दे रहा है नॉट गुड, इट वॉज रियली डिफिकल्ट। रियली का मतलब सचमुच बहुत कठिन था, क्या था, बहुत कठिन था पेपर। फ्रेजल वर्ब देखिए, when you are going to, देखिए when are you going to take down those decoration, the wedding was 2 weeks ago, 2 हफ्ते पहले ही क्या है, शादी का डेकोरेशन शुरू हो गया है, ठीक है। चलो पंचुएशन है यहाँ पे, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, जर्मन फिजिक्स। चलो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ऐसे नहीं मिला क्या बेटा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, देखो यहाँ पे हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर देयर वाज अ लार्ज कवर्ड ऑफ द मैच, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लो, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। fill in the given blanks with one of the best phrases. I used to eat meat but I used to but I become a vegetarian 5 years ago, मतलब क्या है, आई बिकम अ वेजिटेरियन बिफोर 5 years ago, पहले क्या था, ये वेजिटेरियन था, ठीक है। आई यूज टू मीट बट, पहले मतलब खाता था ये मीट, मांस पहले खाता था, अब क्या हो गया है, 5 साल पहले खाता था, अब हो गया वेजिटेरियन। 98 प्रीपोजिशन करना है। He won an award because he saved someone, क्या, save someone from drowning, यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रीपोजिशन। चलो 99 कंप्लीट द सेंटेंस विद अ प्लूरल काउंट, प्लूरल काउंट पे करना है। देखो बेटा यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत महंगे हैं, क्या महंगे हैं, कंप्यूटर बहुत महंगे हैं। आखिरी क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग ए एंड द, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए, इफ एन आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड मार्क डी, अगर इसमें जरूरत नहीं आर्टिकल की तो डी आप सही लगा लो, ठीक है। चलो एज द आंसर, आई लाइक लिसनिंग टू, हाइफन लगेगा टू म्यूजिक यहाँ पे, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए एंड द नहीं होगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, जब जिरंड का प्रयोग नाउन की तरह किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो ऑब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, जब टू नहीं है तो हमने लगा लिया कंजक्शन वाला। चलो भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो लोग शुरू से लास्ट तक साथ में बने थे। काफी एनर्जी लॉस हुई है दोस्तों, ठीक है, चिल्लाने में, समझाने में। बाकी आप लोगों को पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बहुत शानदार लाजवाब ये आपका प्रीवियस एग्जाम का पेपर रहा है। सारे एग्जाम के पेपर लाइन से प्लेलिस्ट बना के दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर 15-20 सेट मिल जाएगा। घटना चक्र का प्लेलिस्ट तैयार दोस्तों, 10 प्रैक्टिस सेट यूथ का हम शुरू कर दिए, किरण पब्लिकेशन का 5 हो गया, 5 या 6, ठीक है। अब ये प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर चल रहे हैं, इसके साथ साथ यूथ भी चलेगा, ठीक है। तो एंड करेंगे दोस्तों क्लास का, क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे थे, पढ़ाने का तरीका कैसा था, कॉन्फिडेंस था या नहीं था, ठीक है, जरूर बताइएगा। इससे पहले हम लोग जल्दी जल्दी में ये होता था कि आधे घंटे में क्लास फिनिश करो, बस ये होता था, लेकिन आज मेरा उद्देश्य ये था कि एक एक क्वेश्चन करें। इंग्लिश और मैथ वाला दोस्तों थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है, टाइम का इश्यू है, बाकी एक बार हम पूरा कराएंगे जरूर, ठीक है। एक बार ये सारी चीजें आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये फिनिश हो जाए, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन सारे फ्रीज हो जाए, ये दोनों काम हो जाए 2-3 किताबों का, फिर हम टॉपिक वाइज दोस्तों एक एक हेडिंग, एक एक सब्जेक्ट का, एक एक सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक एक टॉपिक के लगभग 2-2, 250-250 क्वेश्चन करेंगे एक एक टॉपिक की। जैसे इंग्लिश में 10 चैप्टर है लमसम, सभी चैप्टर्स के 2-2, 2-2, 250-250 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक ही क्लास में। उसके बाद
आपकी सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएगी जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो। ठीक है, घटना चक्र का अध्ययन सामग्री है और यूथ कंपटीशन टाइम्स का भी, दोनों बुक से मिला जुला के दोस्तों टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्लास का एंड करेंगे दोस्तों। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।